तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर है, देखिए, कच्चा तेल वाकई पानी से सस्ता होगा? ये एक बड़ा सवाल इन दिनों सभी के कानों में गूंज भी रहा है। जेपी मॉर्गन ने $30 प्रति बैरल की भविष्यवाणी की है और ये भविष्यवाणी बढ़ती ग्लोबल सप्लाई, ओपेक प्लस की स्ट्रैटेजी, डीप सी और शेल ऑयल बूम और साथ ही स्लो होती डिमांड की वजह से कच्चे तेल पानी से सस्ता हो सकता है। इस बात के अब कयास लगाए जा रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस पूरे मामले को। जेपी मॉर्गन ने यह कहा है कि साल 2027 तक कच्चे तेल की कीमत इतनी तेजी से नीचे जा सकते हैं कि 1 लीटर कच्चा तेल 1 लीटर पानी से भी सस्ता हो जाएगा। अब 1 लीटर पानी की अगर हम मार्केट में कीमत की बात करें तो लगभग 20 से 25 रुपए तक है, नॉर्मल जो पानी मार्केट में उपलब्ध है। अब यह कहा जा रहा है कि कच्चा तेल लगभग 20 से 25 रुपए लीटर हो जाएगा। जेपी मॉर्गन का यह दावा है कि ब्रेट क्रूड $30 प्रति बैरल तक गिर सकता है। मतलब इसको समझिए कि भारत में कितनी बड़ी ये बदलाव कर सकता है। भारतीय मुद्रा में अगर $1 95 रुपए का माना जाए तो 1 बैरल की कीमत लगभग 2,850 रुपए होगी। 1 बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं, तो 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत लगभग 17 रुपए से 90 पैसे पड़ेगा, यानी कि 17 रुपए 90 पैसे लगभग पड़ेगा, यानी कि 1 लीटर पानी से भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर पानी की कीमत मार्केट में 20 से 25 रुपए तक है। अब आज दिल्ली में 1 लीटर पानी लगभग 17 से 20 रुपए अगर हम कहें तो इसमें मिल जाता है। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो 20 से 25 रुपए में पानी उपलब्ध करवाते हैं, यानी हालात अब ऐसे बन सकते हैं कि क्रूड ऑयल पानी से भी सस्ता हो जाएगा। और जरा समझिए कि अगर ये भविष्यवाणी सच साबित होती है तो भारत में रुपए डॉलर के मुकाबले में 100 रुपए तक भी गिर जाए, तब भी भारत सरकार के पास पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती करने की गुंजाइश होगी। मौजूदा समय में खाड़ी देशों का कच्चा तेल यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $63 प्रति बैरल देखने को मिल रहा है। अब जेपी के अनुमान के अनुसार अगले 16 महीने में, जरा समझिए, लगभग अगले 1.5 साल में कच्चे तेल की कीमतों में 50% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब दाम कम होने का कारण जेपी के अनुसार बढ़ती ग्लोबल सप्लाई होगी। पूरा मामला समझिए। दरअसल क्रूड ऑयल की कीमत 2 सालों में लगातार गिर रही है और इसी गिरते क्रूड ऑयल की कीमतों के अनुसार जेपी मॉर्गन ये बात की भविष्यवाणी अब कर चुका है कि अगले 1.5 साल में लगभग कच्चे तेल की कीमत 18 से 20 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट को माने तो 2027 तक जो कच्चा तेल है उसकी कीमत $30 तक कम हो सकती है। लगभग आज जो $65 के पर बैरल के करीब है, 30 का कम होना मतलब आधा अगर वो उसका रेट रह जाता है तो आप सोचिए कि भारत में पानी से भी सस्ता मिलेगा मार्च 2027 तक पेट्रोल। उसका कारण क्या है कि ये जो कीमतें हैं डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। अब जब डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन उसके साथ साथ सप्लाई भी अगर बढ़ती है, नॉन ओपेक कंट्रीज जो हैं उनके अंदर अगर उसकी खपत के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ती है तो विश्व में जो सप्लाई चेन है इसकी बढ़ जाएगी। सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई ज़्यादा होने के कारण इस रेट के ऊपर असर होगा। यूक्रेन वार के समय भी जब रशिया से तेल खरीदने के लिए स्ट्रेटेजिकली कुछ देशों ने कहा कि रशिया से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए, नहीं तो तेल की कीमतों में कमी आ जाएगी। तो ये तेल जो है उसकी जो कीमतें हैं वो डिमांड और सप्लाई पर आधारित है। और जेपी मॉर्गन ने जो स्टडी किया उसके अनुसार मार्च 2027 तक उसकी खपत के साथ साथ उसकी सप्लाई भी बढ़ने वाली है। तो हो सकता है कि उसके कारण से रेट में इतना फर्क आए और जो लोग व्हीकल्स चलाते हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि 2027 तक उनको जो पेट्रोल है वो पानी से भी सस्ता मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अब बढ़ेंगे अपने दूसरी खबर की ओर। मुजफ्फरनगर के 26 साल के दूल्हे ने
एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा न सिर्फ अब जिले में बल्कि पूरे देश में हो रही है। 26 साल का ये दूल्हा दहेज के 31 लाख रुपए लेने से मना कर देता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 31 लाख रुपए लेने से ये दूल्हा इनकार कर देता है। शगुन के तौर पर सिर्फ 1 रुपए ही स्वीकार करता है। अब समझिए ये पूरी बात। शादी के दौरान दुल्हन के परिवार वालों ने तिलक की रस्म के लिए 31 लाख रुपए की थाल सजाई। थाल सजाकर जब दूल्हे को पेश की गई, जब दूल्हे को उसे दिया गया तो दूल्हे ने उसे लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मुझे इसे लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये दुल्हन के पिता के पूरे जिंदगी भर के मेहनत की कमाई है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अब यह अनोखी शादी वायरल भी हो रही है। दूल्हे की जमकर लोग तारीफ भी कर रहे हैं। दूल्हा हो तो ऐसा। मुजफ्फरनगर में दूल्हे ने दहेज के 31 लाख लौटाए। सिर्फ 1 रुपए का शगुन किया स्वीकार। मुजफ्फरनगर के एक दूल्हे ने विवाह समारोह की रस्म में कुछ ऐसा किया कि सबका दिल जीत लिया। अवधेश राणा ने तिलक की रस्म के दौरान 31 लाख रुपए दहेज का ठुकरा दिया और सिर्फ 1 रुपए का शगुन स्वीकार किया है। असल में दुल्हन अदिति सिंह के परिवार वालों ने तिलक की रस्म में 31 लाख रुपए इकट्ठा करके थाली में सजा कर रखे थे, लेकिन दूल्हे अवधेश ने उस थाली के सामने सिर झुकाया और पैसे वापस लौटाते हुए कहा कि मेरा इन पैसों पर कोई हक नहीं है। ये दुल्हन के पिताजी की जिंदगी भर की कमाई है, मैं इसे नहीं ले सकता। दरअसल मेरी शादी मुजफ्फरनगर के गांव साबुद्दीनपुर में हुई थी और वो लोग 31 लाख रुपए दे रहे थे दहेज में, तो हमने वो वापस कर दी क्योंकि हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है और दहेज प्रथा तो बंद होनी चाहिए। और हम लोग संपन्न मतलब कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन दहेज प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए भैया। कोई बाप पूरे जीवन भर अपनी कमाई करके भी पूरे नहीं कर पाता। पैसे उधार लेके, कर्ज लेके लोग पता नहीं कैसे कैसे काम करते हैं, इसलिए दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। दूल्हे के माता पिता ने भी उसके इस फैसले का समर्थन किया, जबकि दुल्हन के परिवार ने उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया। इसके बाद शादी की रस्में नए उत्साह के साथ पूरी हुई। बाद में दुल्हन अपने नए घर के लिए विदा हुई। ये खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अवधेश राणा के इस कदम से न सिर्फ लड़की पक्ष बल्कि उसके परिवार के लोग भी उसे सम्मान की नजर से देख रहे हैं, जबकि उसकी पत्नी भी इस कदम से काफी प्रभावित है। बारात और लड़की पक्ष के मेहमान दूल्हे के साहसिक कदम पर तालियां भी बजा रहे हैं। आपको बता दें कि दुल्हन अदिति के पिता सुनील का निधन कोरोना काल में ही हो चुका था, जिसके बाद अदिति और उसका भाई अपने नाना सुखपाल के यहाँ रह रहे थे। अदिति ने यहीं से अपनी MSc की पढ़ाई पूरी की। नाना सुखपाल ने ही उसका रिश्ता बुढ़ाना के व्यापारी परिवार से जुड़े अवधेश राणा के साथ तय किया। ग्रामीणों का कहना है कि अवधेश राणा ने हाथ जोड़कर पैसे लौटाने का जो सार्वजनिक संदेश दिया है वो पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। ये दहेज लोभियों के लिए एक किस्म का कठोर संदेश है। एक गांव वाले का कहना है कि अवधेश अदिति की शादी सामाजिक कुरीतियों पर चोट का एक सशक्त उदाहरण भी है। तो वही देखिए, कपिल शर्मा जो सबको हंसाता है उसका जाने दुश्मन पकड़ा गया है। कैसे, वो भी समझ लीजिए। कनाडा का ये जाने दुश्मन अब अरेस्ट हो चुका है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर फायरिंग की साजिश रचने वाले मामले में गोल्डी ढिल्लो गैंग के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। यानी कि अब जो सबको हंसाता था, जो इतने समय से परेशान चल रहा था कि आखिर उसके कैफे पर फायरिंग कौन और किस मकसद से करवा रहा है, उसका मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी के वक्त गैंगस्टर बंधुमान सिंह ने चाइनीज पिस्तौल और उसके पास से कारतूस भी बरामद की गई है। बंधुमान सिंह सेखों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक जो मुकदमे हैं वो भी दर्ज किए गए हैं। सेखों पर आरोप है कि उसने फायरिंग की साजिश रची थी और शूटरों से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट तक मुहैया करवाया था ताकि कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग की जा सके, करवाई जा सके और कपिल शर्मा को डराया जा सके। कपिल शर्मा के कैफे पर 10 जुलाई, 7 अगस्त और 18 अक्टूबर को 3 बार यानी कि सिलसिलेवार तरीके से 3 बार फायरिंग हो चुकी है।
अब तीनों फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गोल्डी डिल्लो और कुलवीर सिंधु नेपाली ने ली थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी और अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कॉमेडियन कपिल शर्मा का गुनहगार गिरफ्तार। कनाडा के कैप्स कैफे पर फायरिंग का मास्टरमाइंड। गोल्डी ढिल्लों का खास हैंडलर है बंधुमान सिंह। खतरनाक हथियारों का शौकीन है बंधुमान सिंह। क्राइम की दुनिया में किंग बनना चाहता था बंधुमान सिंह। कॉमेडियन कपिल शर्मा को बार बार दहशत में डालने वाला बंधुमान सिंह अब गिरफ्तार हो चुका है। बंधुमान सिंह कनाडा में कपिल के कैप्स कैफे पर फायरिंग का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को इसे लुधियाना से गिरफ्तार किया। बंधुमान सिंह गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो का अहम हैंडलर बताया जाता है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने बंधुमान सिंह के पास से मेड इन चाइना PX3 हाई एंड पिस्टल बरामद की, जिसमें 8 जिंदा कारतूस भी मिले। बंधुमान सिंह पर आरोप है कि उसने न सिर्फ फायरिंग की साजिश की, बल्कि शूटरों से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट तक मुहैया कराया था। तो इस आदमी की करेक्ट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की गई और इस पर रेकी की गई। इसके जितने भी रिलेटेड इसके डॉक्यूमेंट थे वो वेरीफाई किए गए और काफ़ी मेहनत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने DCP संजीव यादव के नेतृत्व में लुधियाना में एक रेड की, जिसमें इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। तो बंधुमान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया इसमें, और इसके पोजेशन से जो पिस्टल बताई गई पिस्टल थी वो इससे रिकवर हुई है। इसकी तफ्तीश के दौरान इसने कन्फेस किया है कि इसने अगस्त 2025 में इसी साल में 7 अगस्त को कनाडा के सरे एक टाउनशिप है वहाँ पर, उसमें कैप्स कैफे पर इसने फायरिंग जो हुई थी, जो इंस्टेंस हुआ था वहाँ पर, इंसिडेंट हुआ था, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात इसने कबूल की है। बंधुमान सिंह की जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो खतरनाक हथियारों का बड़ा शौकीन था। हथियारों से खेलना उसका बड़ा शौक था और कहा तो यह भी जा रहा है कि क्राइम की दुनिया में बंधुमान सिंह खौफ बनाने के लिए मशहूर लोगों की सुपारी लिया करता था। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा कैफे पर फायरिंग करने वाले शख्स को दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वो शख्स है जिसने हथियार प्रोवाइड कराए थे, कार प्रोवाइड कराई थी उन तमाम गैंगस्टरों को जिन्होंने कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी, और जिसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी भी ली गई थी कि इस पूरी घटना को अंजाम हमने दिया है। हाल ही में दिल्ली की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने मिलकर जो हथियार तस्कर गिरफ्तार किए थे, जो कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से पाकिस्तान से हिंदुस्तान हथियार पहुंचाते थे, उसी क्रम से जुड़ा पूरा मामला है। क्योंकि जो शनाख्त की गई है उसके आधार पर इस बंधुमान सिंह के बदमाश को गिरफ्तार किया, जो कि कनाडा से हाल ही में दिल्ली आया था। हालांकि इसको जो गिरफ्तार किया गया वो लुधियाना से गिरफ्तार किया गया। ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली में ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे में था, जो फिलहाल विफल किया गया है। लेकिन गहराई से पूछताछ जारी है। लेकिन अगर क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके पास जो पिस्टल बरामद हुई है मेड इन चाइना, ये वही पिस्टल है जो हमने पूछताछ में पता किया था, जिसके बाद ये कनाडा से भारत आया हुआ था किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। सोशल मीडिया पर बंधुमान सिंह की जो भी तस्वीरें हैं, उसमें वो स्टाइलिश लुक में हथियारों के साथ दिख रहा है। मॉडर्न असलहों के साथ हवाई फायरिंग करते हुए बंधुमान सिंह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल बंधुमान सिंह कोई ऐसा वैसा बदमाश नहीं है, उसे स्टाइल में रहने का शौक है। हथियारों से लेकर महंगी गाड़ियों में घूमता है। लग्जरी लाइफ जीने वाला बंधुमान सिंह अक्सर महंगे पब भी जाया करता था। बंधुमान सिंह गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी सहयोगी है। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के सीधे संपर्क में था। रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग करवाने का आरोप है। पंजाब का रहने वाला है कुख्यात बंधुमान सिंह।
कनाडा और पंजाब दोनों जगह इसका मजबूत नेटवर्क है। इस पर पहले से ही कई गंभीर आरोपों के तहत केस दर्ज हैं। कपिल शर्मा का कैप्स कैफे कनाडा के शहर सरी में है। इसकी 7 जुलाई 2025 को ओपनिंग की गई थी। इसके 3 दिन बाद 10 जुलाई को ही कैप्स कैफे पर फायरिंग की गई और इसके बाद 2 बार और कैप्स कैफे पर फायरिंग करके कपिल शर्मा को धमकाने की कोशिश की गई। कपिल के कैफे पर पहली बार 10 जुलाई को फायरिंग हुई। इसके बाद 7 अगस्त को दूसरी बार फायरिंग हुई और 18 अगस्त को तीसरी बार कपिल के कैफे पर गोलीबारी की गई। अब पुलिस के शिकंजे में आने के बाद बंधु मान सिंह गैंगस्टर्स को लेकर क्या क्या राज खोलेगा, गोल्डी बराड़ से लेकर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में क्या क्या बोलेगा, अब इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। बंधु मान सिंह की गिरफ्तारी से भारत से लेकर कनाडा तक के गैंगस्टर्स में खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब देखिए, बंधुमान सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कई मामलों में और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए कपिल शर्मा ने इस वक्त राहत की सांस ली है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वृंदावन में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। शिष्यों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत भी किया। संत प्रेमानंद महाराज ने खुद मुख्य गेट पर जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। प्रेमानंद जी ने महंत नित्य गोपाल के पैर पखारे, टीका लगाया और कहा कि मुझ पर बच्चों जैसी कृपा की है। देखिए कैसे संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे महंत नित्य गोपाल दास का भव्य स्वागत किया गया। दोनों संतों का ये दिव्य मिलन हुआ जिसके साक्षी वहां मौजूद लोग बने। महंत नित्य गोपाल दास को माला पहनाया गया। इसके बाद से प्रेमानंद महाराज ने उनकी आरती भी की। इस दौरान आश्रम में मौजूद संत श्रद्धालु लगातार राधा नाम का कीर्तन कर रहे थे। महंत नित्य गोपाल दास अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर मणिराम दास की छावनी के प्रमुख हैं। राम जन्मभूमि न्यास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख भी हैं। वे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के प्रमुख सूत्रधारों में भी रहे हैं। वे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था के भी प्रमुख रहे हैं, जो वृंदावन पहुंचे और उनके वृंदावन पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। इसलिए भगवान की कृपा बहुत महाजी ने संघर्ष किया, इसलिए भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान के नाम के बिना संसार का काम नहीं करता, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान की गुरुजनों से मर्जी जो गुरुजनों की सेवा। तो ये तस्वीर आपने देखी, 2 महंतों की दुर्लभ तस्वीर। जब इनकी मुलाकात हुई तो किस तरीके से प्रेमानंद महाराज ने नित्य गोपाल दास के पैर पखारे, उनका आशीर्वाद भी लिया और दंडवत प्रणाम भी किया। बढ़ेंगे आगे और एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया में खलबली मचा रही है। खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान ने मुनीर को फोन किया। असीम मुनीर, जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हैं, फोन किया और पिता का हाल जानने की कोशिश की, क्योंकि इन दिनों खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान उनकी हत्या हो चुकी है। यानी कि इमरान खान का पिछले 24 दिनों से कोई अता पता नहीं है। अब उनके बेटों ने मुनीर को फोन किया और हालचाल जानने की कोशिश की। कोई ढंग का जवाब मुनीर की ओर से इमरान के बेटों को नहीं मिला। बेटों ने अपने पिता की जेल में स्थिति को गंभीर चिंता भी जताई कि आखिर किस हालात में है, क्या स्थिति है, हमें बताया जाए, हमें उनसे मिलने दिया जाए। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से भी पिता को बचाने की गुहार लगाई है। तो जरा समझिए कि इमरान खान के बेटों को इस बात का डर है कि कहीं पिता की हालत जुल्फिकार भुट्टो की तरह ना हो जाए, जिसे रातों रात फांसी पर लटका दिया गया था। खैर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है या नहीं, ये सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है। इमरान खान का परिवार ये जानना चाहता है कि इमरान खान से आखिर किसी को भी मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। पार्टी के नेताओं का पहले से ही मिलना तय था, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इमरान खान के समर्थक सच जानना चाहते हैं। पिछले कई दिनों से अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं, लेकिन मुनीर और शहबाज बिल्कुल खामोश हैं। इमरान खान को लेकर पुख्ता तौर पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। यानी कि जरा समझिए, दाल में
कुछ काला है, या फिर ये कह लीजिए कि पूरी की पूरी दाल ही काली हो चुकी है। इमरान की बहनें और बेटे डरे हुए हैं कि आखिर इमरान खान कहां गए, क्यों किसी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। शहबाज मुनीर आखिर क्या छुपा रही हैं? अगर इमरान खान जिंदा है तो सबूत क्यों नहीं पेश किया जा रहा, और अगर इमरान खान की हत्या हो गई है या फिर इस चीज को लेकर जो तरह तरह की बातें हो रही हैं, इनमें सच्चाई कितनी है, समझिए। इमरान खान जिंदा है या नहीं? शहबाज मुनीर बताओ सही सही। इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इमरान के जिंदा होने का दो सबूत। वरना शहबाज मुनीर मिट जाएगा वजूद। इमरान खान कहां है, किस हालात में है, नियाजी खान की सेहत कैसी है? इन सवालों का जवाब इमरान के समर्थक पाकिस्तान के हुक्मरानों से पूछ रहे हैं। इमरान से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। अदियाला जेल के बाहर कई दिनों से डटे हुए हैं। लेकिन ना तो इमरान की बहनों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना ही पीटीआई के नेताओं को अदियाला जेल के अंदर जाने दिया जा रहा है। इमरान खान की बहनें तो पहले से ही इमरान खान से मुलाकात करने पर अड़ी हुई हैं। अब इमरान खान के बेटे कासिम ने भी पिता के जिंदा होने का सबूत मांग लिया है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने शहबाज और मुनीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी को भी नहीं पता कि इमरान खान जिंदा है या फिर नहीं। कासिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में रखा गया है। न तो किसी को मिलने दिया जा रहा है, न ही कोई फोन कॉल या फिर मैसेज दिया गया है। बुआओं को भी अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर की जा रही कार्रवाई है। सरकार पिता की असली हालत को छिपा रही है। वहीं इमरान खान का समर्थन करने वाली रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को पुलिस ने गुरुवार को सड़क पर गिराकर भेजा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम सोहेल अफरीदी पर हमले की कार्रवाई सेना के आदेश पर की गई है। अफरीदी गुरुवार को जिस समय जेल पहुंचे थे, वहां भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी और पीटीआई समर्थकों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही थी। उनके पहुंचने से हालात और बिगड़ गए। पुलिस ने उन्हें और उनके साथ आए नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। धक्का मुक्की के दौरान पुलिस कर्मियों ने सीएम को लात घूंसे से भी मारा और जमीन पर गिरा के पीटा। पीटीआई ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरा ये तमाम तर जो लवाजमात थे, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। वहीं इमरान खान की बहन नूरिन नियाजी ने मीडिया को बताया कि पार्टी नेताओं की जेल में इमरान खान से मुलाकात पहले ही तय थी, लेकिन उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया। परिवार को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इमरान खान कैसे हैं, क्योंकि जेल प्रशासन पूरी तरीके से चुप है। इमरान को लेकर पूरा परिवार अब डरा हुआ है। नहीं, कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं। और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। वो पुलिस को, क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है
और पुलिस जब मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। इमरान खान की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी अब जोरों पर हैं। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडयाला जेल में बंद हैं और पिछले कई दिनों से उनकी कोई खबर नहीं। शहबाज मुनीर कुछ बोल नहीं रहे। इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। आखिरकार इमरान खान को लेकर शहबाज और मुनीर क्या छिपा रहे हैं, क्यों छिपा रहे हैं, आखिरकार सच्चाई क्या है? पाकिस्तान के हुक्मरानों का दावा है कि नियाजी खान रावलपिंडी की अडयाला जेल में है और इमरान खान को आइसोलेशन में रखा गया है। उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं भी दी जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इमरान खान जेल में है और ठीक है तो उनकी बहनों और पीटीआई नेताओं को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? 3 हफ्तों से इमरान खान का चेहरा आखिर क्यों किसी ने नहीं देखा? क्यों नहीं इमरान खान के जिंदा होने का सबूत पाकिस्तान के हुक्मरान दे रहे हैं? अगर इमरान खान की मौत हो गई है और शहबाज और मुनीर उसे छिपा रहे हैं तो यकीन मानिए कि पूरे पाकिस्तान का जलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इमरान खान को लेकर इस वक्त संशय बरकरार है कि आखिर इमरान खान जिंदा है या फिर नहीं। सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखने की बात होगी कि क्या इमरान खान सामने आएंगे और अपनी खुद जिंदा होने का सबूत देंगे या फिर इस पर संशय ऐसे ही बरकरार रहेगा। आगे बढ़ते हुए धर्मेंद्र की बात करेंगे। बिल्कुल, धर्मेंद्र के जाने के बाद से देओल परिवार में कलह कम नहीं हुआ है। अब हम ऐसा बिना सोचे समझे या फिर बिना किसी सबूत के नहीं कह रहे, विस्तार से समझिए। सनी देओल और बॉबी देओल और उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी में अभी भी अनबन जारी है। क्या सनी देओल ने सौतेली मां हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं आने दिया? यही वजह है कि प्रेयर मीट 2 जगह रखी गई। कौन कौन कहां पहुंचा और कौन से प्रेयर मीट में हिस्सा बनने के लिए शामिल हुआ, उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है, पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट से समझिए। क्या सनी देओल ने सौतेली मां हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नहीं आने दिया? धर्म जी के जाने के बाद भी हेमा और सनी में क्यों नहीं बनी? देखिए पर्दे के पीछे की कहानी। 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुके धर्मेंद्र के लिए रखी गई प्रेयर मीट में बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक की दिग्गज हस्तियां पहुंची। सनी बॉबी की आंखें नम दिखी। अजीत देओल के बेटे अभय देओल भी पहुंचे। सलमान के अलावा ऐश्वर्या राय भी ही मैन को श्रद्धांजलि देने पहुंची। धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर भावुक होती नजर आई, जबकि दूसरी पत्नी हेमा मालिनी इस शोक सभा में नहीं दिखी। बताया जाता है कि प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के बीच कभी अच्छा रिश्ता नहीं रहा। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। यही वजह है कि धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी ने पिता के लिए प्रेयर मीट रखी, लेकिन सौतेली मां हेमा मालिनी को नहीं बुलाया। जबकि इस प्रार्थना सभा में परिवार के सदस्यों के अलावा एक्टर के करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार मौजूद थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सनी और उनकी मां प्रकाश कौर नहीं चाहते थे कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियां इस शोक सभा को अटेंड करें। आपको बता दें कि धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी और शादीशुदा होने के बावजूद धर्मेंद्र ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी की थी। उस समय धर्मेंद्र न सिर्फ पहले से शादीशुदा थे बल्कि 4 बच्चों के पिता भी थे। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की तब सनी देओल 24 साल के थे और उन्हें पिता का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बड़े बेटे सनी देओल इस दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थे। दोनों ने लंबे समय तक इस बात से खफा होकर धर्मेंद्र से कोई संबंध नहीं रखा था। हालांकि बाद में परिवार एक हुआ, लेकिन देओल परिवार कभी भी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को दिल में जगह नहीं दे पाया। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि सनी देओल अपने पिता के इस कदम से इतने आहत हुए थे कि उन्होंने गुस्से में हेमा मालिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि अब हेमा के देओल परिवार के प्रेयर मीट में न पहुंचने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि सनी देओल ने खुद ही हेमा मालिनी को इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया होगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि हेमा खुद ही देओल परिवार से मिलने से कतरा रही हैं।
कहूँगा कि भाई एक बहुत बड़ा बढ़िया इंसान चला गया हमारे। नॉट आउट ऑफ शॉक, थोड़ा सा वहीं हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र के लिए अलग प्रार्थना सभा का आयोजन किया। सुनीता आहूजा, मधु, महिमा चौधरी, फातिमा सना शेख, फरदीन खान समेत कई हस्तियां हेमा मालिनी के घर पहुंची। राजनीति की कई हस्तियां भी इस शोक सभा में पहुंची थी। धर्मेंद्र के निधन के 3 दिन बाद हेमा मालिनी ने उनके लिए कई भावुक पोस्ट भी शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र उनके लिए सब कुछ थे और उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ वो जिंदगी भर रहेगा। धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के 3 दिन बाद हेमा मालिनी ने एक पोस्ट लिखकर उनके फैंस की आंखें नम कर दी। हेमा ने अपनी पोस्ट में लिखा था, धर्म जी मेरे लिए वो सब कुछ थे, एक प्यारे पति, हमारी 2 बेटियों ईशा और आहना के लाडले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान। दरअसल वो मेरे लिए सब कुछ थे और हमेशा अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रहे, कमी ताउम्र खलेगी। हेमा ने बताया था कि उन्होंने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का हमेशा सम्मान किया। वो धर्मेंद्र के पुराने बंगले से दूर रही और वहां कभी कदम नहीं रखा। हेमा ने अपनी जीवनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया कि शादी के बाद धर्म जी के पुराने घर में कभी कदम नहीं रखा। धर्मेंद्र ने उनकी बेटियों के लिए एक पिता और उनके पति का फर्ज निभाया। इससे ज्यादा भला उन्हें किसी और चीज की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि शादी से पहले मैं प्रकाश कौर से कई समारोहों में मिली थी। भले ही मैं कभी प्रकाश जी के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मेरी बेटियां भी धर्म जी की फैमिली का पूरा सम्मान करती हैं। धर्म जी की मां सतवंत कौर बहुत अच्छी महिला थी। मुझे याद है कि एक बार वो मुझसे मिलने जुहू के एक डबिंग स्टूडियो में आई थी। उस वक्त मैंने ईशा को कंसीव किया था। उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने कहा, बेटा खुश रहो हमेशा। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई थी। हेमा की बायोग्राफी कुछ भी कहे, लेकिन प्रेयर मीट एक जगह आयोजित न होना और परिवार का एक न होना ये बताता है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद भी दोनों परिवारों के दिल नहीं मिले हैं। टीस अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण की, जिसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। और बढ़ती राजनीति में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक बयान दे दिया। राहुल गांधी ने यह कहा कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों है। अपनी सरकार प्रदूषण रोकने के लिए न तो कोई तुरंत कार्रवाई कर रही है और ना ही कोई योजना दिखाई दे रही है, ना ही सरकार की कोई जवाबदेही दिख रही है। राहुल ये भी बोले कि माएं मुझसे कहती हैं कि बच्चे जहरीली हवा में बड़े हो रहे हैं, संसद में चर्चा होनी चाहिए। राहुल ने यह भी लिखा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसी ही कुछ साहसी माओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की और अपनी नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर वो डरी हुई नजर आई, क्योंकि उनके बच्चे जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इतनी भयानक राष्ट्रीय आपदा के बीच मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और समय तेजी से उनके हाथों से फिसल रहा है। भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है, ताकि हमारे देश के बच्चे साफ हवा में सांस ले सके और उनको खुली हवा में सांस लेने के लिए संघर्ष ना करना पड़े, बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हों जो उन्हें सेहत, सुरक्षा और उभरने का पूरा आसमान दे सके। तो ये राहुल गांधी का पोस्ट देख रहे हैं आप, जो राहुल गांधी पीएम मोदी को बोल रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी आपदा आई है, लेकिन पीएम मोदी चुप हैं, बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है और सरकार आने से पहले लगातार बीजेपी जब प्रचार प्रसार कर रही थी, तब दिल्ली में 2 बड़े मुद्दे निकलकर सामने आए थे, जिसमें पहला था यमुना की सफाई और दूसरा था दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण। लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार, अगर हम कहें तो वैसे का वैसे ही बरकरार है। अब इसको लेकर राजनीति भी चरम पर है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अब तीखा हमला भी बोला। वहीं देखिए, यूपी के हापुड़ के ब्रज घाट पर एक कफन में एक शव पहुंचा। कफन ओढ़े शव को देखकर सब गंभीर हो जाते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन जैसे ही कफन हटता है, सामने आता है प्लास्टिक का पुतला। अब आप सोचेंगे कि भाई कफन के नीचे प्लास्टिक का पुतला क्यों है? तो देखिए, शव की जगह पुतले को देखकर उस वक्त शमशान में हड़कंप मच जाता है।
कारोबारी भागने की कोशिश करते हैं और फिर खुलता है एक ऐसा राज जिसमें कर्ज, धोखा और बीमा क्लेम की कहानी छिपी हुई थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मरने की एक कहानी रची गई थी ताकि क्लेम लिया जा सके। दिल्ली के कपड़ा व्यापारी ने नौकर के नाम पर एक बीमा करवाया, फिर झूठी मौत की कहानी गढ़ी। ये साजिश समझिए कितनी खतरनाक थी और खुद ही रची गई थी। पुतले का अंतिम संस्कार करके बीमा के 50 लाख हड़पने की ये खतरनाक योजना बनाई गई ताकि क्लेम लिया जा सके, 50 लाख रुपए लिए जा सके। लेकिन किस्मत ने साथ ही नहीं दिया और साजिश का पर्दाफाश शमशान पहुंचते ही हो गया। दोनों आरोपी यानी कि कमल और आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और पता लगाया जा रहा है कि व्यापारियों ने अपने नौकर अंशुल के नाम पर पॉलिसी ली थी और इस पॉलिसी के लेने के बाद से लगातार वो ये कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे बस ये दाह संस्कार कर दिया जाए ताकि क्लेम कर दिया जा सके कि इसकी मौत हो चुकी है और उसके बाद 50 लाख का बीमा उन्हें मिल सके, वो क्लेम उनको वापस मिल सके। बस इसी चक्कर में ये खतरनाक साजिश रची गई जिसका पर्दाफाश शमशान पहुंचते ही हो गया। सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र ब्रिज घाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। अब यह अनोखा मामला जब से सामने आया तब से जो बीमा कंपनी वाले हैं वो भी दहशत में है कि आखिर ऐसी कौन कौन सी कहानी रची जा रही है क्लेम पाने के लिए और इसको किस तरीके से पहचाना जाए और रोक लगाई जा सके। अब अगली खबर महोबा से है। महोबा में दरवाजे पर पेशाब करने से रोकने पर शुरू हुई रंजिश ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्ष आमने सामने आए और लाठी डंडे के साथ फायरिंग भी हो गई। अब इस हमले में एक पक्ष के 5 और दूसरे पक्ष की एक वृद्ध महिला घायल हो गई है। पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं देखिए, इस वारदात के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। दोनों पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया और वीडियो सामने आने के बाद से लोगों में हड़कंप भी मचा हुआ है। यहाँ आपको बताना ये भी जरूरी है कि महोबा गांव में दरवाजे पर पेशाब करने से मना करने पर यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल जाता है, जिसमें एक पक्ष के 5 तो दूसरे पक्ष की एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है और पुलिस बाकी की जांच में जुटी हुई है। परसों नरसों के दिन ये लोगों के यहाँ पूजा पूजन का प्रोग्राम था, तो 1-2-3 लड़के दारू पी रहे थे, दरवाजे में वहीं पेशाब कर दी। मेरे बच्चे ने मना किया, इसको मारने लगे तो मैं इसको बचा के भीतर ले गया। फिर वो 25-30 लोग आए और मेरे घर में बाउंड्री फाड़ के और अंदर चले गए दरवाजा तोड़ के। बच्चों को भी मारा पीटा, हमें मारा पीटा, गांव के कुछ लोगों को और मारा। हम कबरई थाने गए, एप्लीकेशन दी, थाने साहब ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हमारी बहू के घर में घुस गए थे ये लोग, तो हमने जब देखा कि यहाँ पर भीड़ लगी, हम भाग के गए तो हमारी बहू की धोती होती सब छूटी पड़ी थी। फिर हम सब देवरानी जेठानी गए तो उन लोगों को पकड़ा, हमने जी का झपटी की। बच्चू बामन था, वो बंदूक लिए था और हमारी लड़की के लगा के खड़ा हो गया। और ये था अनिल ठाकुर था, वो भी बंदूक लिए था, दिखा रहा था, यहाँ से गोली चलाते अपने घर तरफ से आए हैं। और यश पंडित अंदर घुसा था, हमारी बहू की साड़ी आड़ी सब खींचे और ये आयुष पीयूष ये लोग सब घुसे थे, पकड़े थे, हमारी बहू की साड़ी आड़ी सब खींच डाली थी। हम लोग पहुंच गए नहीं, हो तो बलात्कार। देखिए, कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेवा में 2 पक्षों में विवाद की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर जो हमारी प्रथम प्राथमिकता थी घायलों को उपचार हेतु भेजना, सभी घायलों को उपचार हेतु भेज दिया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। अभी देखिए, सभी तथ्यों की जांच की जा रही। एग्जैक्ट नंबर मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगी। जो भी घायल है अभी उनको भेजा ही जा रहा है, सभी लोग भेजे जा रहे हैं। अगली खबर बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सीधा आपके सरोकार से जुड़ी है।
क्योंकि प्रतिबंधित कप सिरप तस्करी पर अब यूपी में माहौल गरमाया हुआ है। सिंडिकेट शुभम जायसवाल और उसके पार्टनर अमित सिंह टाटा के पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं से करीबी संबंध सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर धनंजय सिंह और बीजेपी विधायक सुशील सिंह के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हुई हैं। अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि दोनों तस्कर शुभम और अमित हर साल दुबई और पटाया की सैर करते थे और करोड़ों का लेन देन हवाला के जरिए करते थे। दरअसल पूरा मामला समझिए। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने कोडीन युक्त फेंसिडिल कप सिरप और अन्य नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े प्रमुख सप्लायर अमित कुमार सिंह और अमित टाटा को गिरफ्तार किया और ये गिरोह लगभग 100 करोड़ रुपए के अवैध ड्रग्स नेटवर्क से संचालित बताया जा रहा था, जिसके तार पूर्वांचल के एक बड़े बाहुबली से जुड़े हुए मिलने की बात भी अब सामने आई है। हालांकि पुलिस ने उस बाहुबली का नाम अभी एफआईआर में शामिल नहीं किया है, लेकिन जांच लगातार जारी है। जैसे ही पक्के सबूत मिलेंगे, पुलिस का कहना है कि उसका नाम भी इस एफआईआर में शामिल किया जाएगा। अमित टाटा के पास से बरामद फॉर्च्यूनर गाड़ी का नंबर 9777 बेहद ही खास है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस पूर्वांचल के बाहुबली के काफिले में इसी नंबर की गाड़ियां शामिल रहती हैं। वहीं अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद से अब आजाद अधिकार सेना ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका की जांच की मांग कर दी। दरअसल जौनपुर से ताल्लुक रखने वाले अमित कुमार सिंह और अमित टाटा की गिरफ्तारी ने सभी को चौंका दिया है, जिसके बाद से तमाम तरीके की चर्चाएं अब चलने लगी हैं। अमित टाटा को पूर्वांचल के एक बाहुबली का करीबी बताया जा रहा है और उनकी साथ में तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसके बाद से सवाल उठना लाजमी है। वहीं अमित सिंह टाटा को सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि 100 करोड़ के अवैध ड्रग नेटवर्क का अहम खिलाड़ी भी माना जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अमित टाटा सिर्फ तस्करी में नहीं बल्कि राजनीतिक जमीन तैयार करने में भी जुटा हुआ था। सूत्रों के अनुसार से ये जानकारी भी सामने आई है कि वो रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने का मन बना चुका था, यानी कि हवाला के पैसे इसलिए इधर उधर किए जा रहे थे ताकि वोटरों को वोट के लिए प्रभावित किया जा सके। यानी कि इस बात से तो ये साफ हो चुका है कि ड्रग्स की काली कमाई को राजनीतिक ताकत में बदलने की उसकी रणनीति लगभग तय थी, लेकिन उससे पहले पुलिस का डंडा चल जाता है। हालांकि पूरी जांच में एसटीएफ को यह पता चला है कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल है, जो कुछ महीने पहले अपने पूरे परिवार के साथ दुबई भाग चुका है। अवैध कप सिरप मामले में अब सियासत तेज हो गई है। बात करते हैं कि विगत कुछ दिनों पूर्व ही वाराणसी के कोतवाली में 28 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज किया गया था। बावजूद इसके वाराणसी पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो एसआईटी की टीम भी गठित की गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भी एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी। इस पूरे प्रक्रिया को लेकर के एक दिन पूर्व ही अभी अमित सिंह टाटा नाम के एक व्यक्ति को लखनऊ में एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया। बावजूद इसके सियासत इसको लेकर के तेज हो गई है। हमारे साथ चंदौली से सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सर, जिस तरीके का मामला ये सामने आ रहा है, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, बाबा का बुलडोजर चल नहीं रहा है, तो इसमें गिरफ्तारी तो हो रही है, अमित सिंह टाटा की भी गिरफ्तारी हो गई है। एक गिरफ्तारी होना, किसी प्यादे का गिरफ्तार होना, ये अलग बात है, और मामले में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और इतना बड़ा सिंडिकेट जो हजारों करोड़ का मामला है, जो जहरीली दवाएं सप्लाई हो रही हैं, कई देशों में सप्लाई हो रही हैं, वो बनारस से हो रही हैं और बिना पुलिस और प्रशासन और नेताओं के गठजोड़ के ये कैसे संभव है। तो जब तक उन नेताओं का, पुलिस का चेहरा बेनकाब नहीं होगा, तब तक सही मामले में इस मामले का खुलासा नहीं माना जाएगा। क्या प्रधानमंत्री इस बात की जानकारी है कि उनके संसदीय क्षेत्र में क्या चल रहा है? ये जनता के जीवन से जुड़ा हुआ समस्या है, इसलिए मैंने सदन के अंदर इस बात को उठाने का काम कर रहा हूं और एप्रोप्रिएट नियम के तहत विलंबनीय महत्व के क्वेश्चन पर मैंने नोटिस दिया है, जो एक्सेप्ट भी हुआ है। हो सकता है मंगलवार या बुधवार को ये सदन में आएगा, तो मैं वहां पर मांग रखूंगा। क्या मांग रखेंगे आप? मैं मांग रखूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो और किसी न्यायिक
मैंने सेवानिवृत्त जज के निर्देशन में ये जो है, या वर्तमान जज के जो निगरानी में ये सब जांच हो, ताकि सारे खुलासे हो सके। बात अगर करें तो अभी तक जितने भी फर्म सामने निकल करके आए, शैली ट्रेडर्स की बात कर ले या अन्य जो भी है, प्रशांत उपाध्याय के भी 2-3 फर्म हैं, वो अभी भी लगातार मतलब संचालित हो रहे हैं, तो इसको लेकर के आप लोग सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? देखिए, सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो इसका निर्माता कौन था, किस फैक्ट्री से बने थे, उन फैक्ट्री मालिकों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, उसका मालिक के खिलाफ FIR हुआ कि नहीं हुआ, या अगर ये लोग डुप्लीकेट सिरप बना रहे थे तो इन लोगों के खिलाफ उन धाराओं में FIR हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब सारी चीजें हैं, जब जनता के सामने नहीं आ रही है तो हम जनता के प्रतिनिधि होने के नाते मेरे लिए चिंता का विषय है, और मैं इस बात को प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि आपके संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपके संज्ञान में है कि नहीं है, इस पर ठोस कार्रवाई की मांग करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, इतने दिनों से ये सिंडिकेट चला था, कई वर्षों से ये चल रहा था, आज अचानक से ये सामने निकल करके आ रहा है? अगर पुलिस को जानकारी नहीं थी तो पुलिस को फेल माना जाना चाहिए, पुलिस की निगरानी फेल मानी जाए। पुलिस तंत्र बनारस में फेल हो चुका है। अगर जानकारी है तो उनकी संलिप्तता कहां तक है, ये भी खुलासा होना चाहिए। आपने एक बात कही कि बाबा का बुलडोजर, क्या आप चाहते हैं कि बाबा का बुलडोजर भी चले? भाई, जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ चल रहा है वो इसमें देखने को नहीं मिला। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया कि क्या बाबा का बुलडोजर केवल निरीह लोगों पर उठेगा, किसी धर्म विशेष के ऊपर उठेगा, या किसी ऐसे लोगों को ऊपर या उनके ऊपर चलेगा जो किसी दल विशेष से जुड़े हुए नहीं है। लगातार इस पूरे मामले में शुभम जायसवाल, लेकिन प्रशांत उपाध्याय भी एक नाम इसमें आ रहा है, वाराणसी के मड़ौली का ही रहने वाला है, और लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 100 करोड़ के से ज्यादा की संपत्ति उसकी बनारस में भी मौजूद है, लेकिन उसको लेकर के चर्चा क्यों नहीं हो रही है? देखिए, चाहे कोई हो, शुभम जायसवाल हो चाहे उपाध्याय हो, ये सब लोग एक मोहरे हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं, खुलासा तो उनका भी चेहरा होना चाहिए। यही तो चिंता का विषय है कि ऐसे लोग आज भी बनारस जैसी जगह से सिंडिकेट संचालित हो रहा है और प्रधानमंत्री तक को संज्ञान नहीं है, यहाँ की पुलिस को संज्ञान नहीं है, तो ऐसी पुलिस पर कितना विश्वास लोग करेंगे, कितना भरोसा करेंगे? नहीं, संज्ञान तो है, तभी SIT की टीम भी गठित हुई है, प्रदेश स्तर पे भी SIT की टीम गठित, तो संज्ञान तो है, गिरफ्तारी भी हुई है, STF ने गिरफ्तारी भी की है। कई साल से चल रहा है सिंडिकेट, एक दिन से तो चल नहीं रहा हो, ये करीब 6-7 साल से कारोबार चल रहा है। तो क्या 7 साल से आज तक नहीं हो पाया संज्ञान में? क्या जानकारी नहीं हो पाई? शुरुआत के दिनों में क्यों नहीं लोग पकड़े? ये हजारों करोड़ का घोटाला कैसे हो गया? इस तरीके की कार्रवाई जो है कि सिंडिकेट कैसे पनप गया? तो ये सब सवालों के घेरे में है, जिसका खुलासा होना आवश्यक है। संसद जी, एक सवाल और, SIR को लेकर के लगातार विरोध हो रहे हैं। बिहार हार के बाद कहा जा रहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से बौखला गया है, सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष पूरी तरीके से बौखला गया। क्या आप लोग बौखला गए हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि भारत का जो वैध नागरिक है उसको मताधिकार से रोकना उसके फंडामेंटल राइट का हनन है, और ये साजिश के तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची से उसका नाम हटा रहा है, उसको वंचित कर रहा है। ये तो देखा आपने कि अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। अब लगातार सपा के जो सांसद है और सपा है वो लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रही है और जवाब की तलाश में है कि आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी और बाबा का बुलडोजर आरोपियों पर कब चलेगा। इन्हीं खबरों के साथ 16 ने सच में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।